हिंदुस्तान के ई विमर्श डायरेक्ट विद सीएम में, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक जी बहुत बहुत नमस्कार। सर बहुत खमा गणी, नमस्ते कहते हैं इसे राजस्थानी में, खमा गणी नमस्कार। पहला सवाल ही ये लूंगी क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो आपके कार्यों की लॉकडाउन के दरमियान जितने फैसले सरकार ने लिए हैं बहुत तारीफ हुई है, चाहे वो फिर भीलवाड़ा मॉडल हो या फिर आपके जो टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग किट्स थे उनसे जांच पर रोक की बात हो। बहुत सारे फैसले, कड़े फैसले राजस्थान की सरकार ने लिए और जिसकी सराहना भी हुई, जो कारगर भी साबित हुए। लेकिन अभी भी सर हमारे सामने कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं, जहां पर नए तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। चुनौती अभी भी बड़ी है। किस रणनीति के आधार पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट बड़े भी हैं, परंतु इसमें कोई दोहराई नहीं कि पूरे विश्व के अंदर जिन देशों ने और जिन देश के अंदर राज्यों ने इसको गंभीरता से लिया शुरू से ही, वहां पर कई नवाचार भी हुए। और जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा की बात की जाती है तो हम कहते रूथलेस कंटेनमेंट किया, वहां पर समय पर कर्फ्यू लगाए, समय पर क्वारंटाइन किया, समय पर टेस्टिंग किया और सारे फैसले समय पर किए, उसका फर्क पड़ा। तो ये आप ठीक करें कि वही मॉडल पूरे राजस्थान में चल रहा, परंतु अब कई तो बाहर से भी आ रहे लोग जो माइग्रेंट श्रमिक भी है, और उसके पहले भी कुछ लोग आए थे तो कहीं लापरवाही हुई कुछ इलाकों के अंदर, उससे केसेस बढ़ गए। पर सबसे बड़ी बात है हमने यहाँ पर जिस रूप में व्यवस्था कर रखी है टेस्टिंग की, पहले हम पुणे भेजते थे टेस्टिंग के लिए, दिल्ली भेजते थे, अब वो 10,000 से अधिक टेस्टिंग राजस्थान होने लग गई है। 25,000 तक हम 10-15 दिन में चले जाएंगे टेस्टिंग करने के लिए। अभी तक 1,22,000 टेस्टिंग हम कर चुके हैं। तो कहने का मतलब कि सारी व्यवस्था वो चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हम क्वारंटाइन में कामयाब होंगे, पूरी तरह से कोई कमी नहीं रखेंगे। जी, कोई कमी नहीं रखेंगे सर। लेकिन लॉकडाउन 4.0 के नए रंग रूप के साथ संकेत मिल चुके हैं। राजस्थान में बहुत सारी चीज़ों पर आपने छूट भी दी है, चाहे इंट्रा स्टेट जाने की बात हो, अलग अलग ज़िलों की सीमाओं को खोलने की बात हो, या फिर मैं कहूँ कि आपने रेल और हवाई सफ़र में भी पहले विरोध किया, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे या मिठाई की दुकानों पर जोर दिया। तो क्या ऐसी चीज़ों पर आगे छूट रहेगी या फिर आगे वक्त के साथ देखते हुए इस पर भी फैसला लिया जाएगा? देखिए, अभी तो शुरुआत की है खोलने की, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, डला हो गया। और आप जानते हैं 30 करोड़ का देश है, 7.5 करोड़ जनता राजस्थान की है, कच्ची बस्तियां भी है, गरीब बस्तियां भी है, स्लम एरिया भी है, और मिडिल क्लास फैमिली भी है। कब तक हम उनको बंद रखेंगे? तो आखिर में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, गाड़ी पट्टी पे लानी पड़ेगी, तब जाकर के रेवेन्यू आएगी सरकारों को। अभी तो जब केंद्र से राज्य सरकार हो, सब बहुत तकलीफ के अंदर है। वो काम भी साथ में शुरू किया है और पूरी नजर रख रहे हैं हम लोग। जो मार्केट आए उसके कारण से 150 से 200 केसेस बड़े भी हैं। हमारी नजर पूरी है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। क्वारंटाइन करने के लिए हमने एसडीओ लेवल पर जिम्मेवारी दी है। बल्कि श्रमिक भी जो सड़कों पर फिर रहे थे, राजस्थान वो राज्य बनता जा रहा है जहाँ पर श्रमिक सड़कों पे आपको नहीं मिलेंगे। तो तमाम तरह से व्यवस्था हमने बहुत सुव्यवस्थित ढंग से की है। उसका इम्पैक्ट हमारे सामने आ रहा है। आगे भी हम इसको जारी रखेंगे, जिससे कि दुकानें भी खुलती रहे, बात रखेंगे, और जो कंटेनमेंट एरिया है, कर्फ्यू एरिया है, उनको छोड़ के सब एक्टिविटी करेंगे। हाँ बिल्कुल। हर छोटा बड़ा उद्योग जो है वो एक आर्थिक सुस्ती झेल रहा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा जो राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान, उसमें कितनी राहत राजस्थान अपने प्रदेश के लिए देख पा रहा है? ये तो हमारी शिकायत है प्रधानमंत्री जी से। जब यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तब भी हमने कुछ सुझाव दिए थे कि राज्यों की आमदनी रेवेन्यू बिल्कुल खत्म हो गई है, सभी राज्यों की देश के अंदर। तो बिना केंद्र सरकार की इमदाद से राज्य सरकारें काम नहीं कर पाएगी। तो उनको 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात का हमने स्वागत किया था, और हमने कहा देर आए दुरुस्त आए। अब लगता है देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए, क्योंकि अभी तक जो डायरेक्ट
डायरेक्ट मनी आनी चाहिए थी। अच्छा। स्कीमों के अंदर, चाहे एमएसएमई हो, चाहे किसान हो, हाँ। चाहे मजदूर हो, श्रमिक हो। एक तो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री वालों को कहा घर बैठे मजदूरों को पगार दो, तो जो हमारे मजदूर सरकार के हैं नरेगा के अंदर, वो भी लॉकडाउन के अंदर घर बैठ गए थे, काम बंद हो गए थे जी। तो सरकार को उनको पगार भी घर बैठे देनी चाहिए जो एक्टिव नरेगा के मजदूर है उनको। ऐसी कोई स्कीम नहीं। 90% जो पैसा आया वो खाली आया है, लोन के माध्यम से इकोनॉमी को उठाने का प्रयास किया गया है। स्टिमुलस पैकेज दिया, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो नजर नहीं आता है। इतना बड़ा पैकेज की बात की गई, सब लोग खुश हो गए, इसके बाद इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, पर 4 दिन में जो घोषणा हुई है वित्त मंत्री जी द्वारा, उससे तमाम योजनाएं करीब करीब वही है जो कि बिल्कुल बिल्कुल आप लोन लो और काम चलाओ। लोन कैसे लेंगे जब उनका काम धंधा ही नहीं चल रहा है। हाँ। एक बार पैसा अगर लोगों के पास पहुंचाएंगे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके या कोई और तरीके से, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खर्च करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी, तो जाके इंडस्ट्री वापस चालू हो पाएगी। मजदूर चले गया है, वो कब आएगा पता नहीं। ये तमाम बातें साथ साथ चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई रास्ता भारत सरकार के पास फीडबैक राज्यों से और लेने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हकीकत क्या है जिलों के अंदर, गांव के अंदर, गरीब के घर पे, वो तमाम बातें उनको मालूम पड़े। और इसको मैं तुम्हें रिव्यू करना चाहिए 20 लाख करोड़ के पैकेज को किस प्रकार से हम लोग ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ये मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए इसके लिए आगे आए। मैं इसलिए ये सवाल आगे लूंगी क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था पर ही हम बात करें और आगे का रोड मैप भी सभी डिस्कस करना भी चाहते हैं। जो भी आपको मुझे मेरे जरिए जो सुन रहे हैं लोग, उनका ये सबसे बड़ा फोकस है कि हमारे घर पर आमदनी कैसे आए। अब अगर मैं राजस्थान को बहुत क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करें तो पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग, पर्यटन बहुत बड़ी राजस्व की एक पैमाना है। पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा यहाँ पर इससे पैसा आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस महामारी ने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो इसी उद्योग को पहुंचा है, पर्यटन को ही। अब टूरिज्म को लेकर, चाहे वो जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये सारे सेक्टर्स तो ऐसे ही हैं सर जो ज्यादातर होटल्स से चल रहे हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट से चल रहे हैं। अब ऐसे में उन सेक्टर्स को उभारने के लिए क्या रणनीति है खासकर प्रदेश सरकार के पास? ये मैं कह रहा हूं आपको कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर कैसे होटल, टूर और टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, इस पे लोगों को आगे आगे पैकेज देना चाहिए था। आपको पता है होटल रेस्टोरेंट सारे बंद पड़े हैं 2 महीने से। हाँ। टूरिस्ट जो आता है देश के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 3 में से 1 टूरिस्ट राजस्थान में आता है। इतना बड़ा उद्योग राजस्थान में है। और अब स्थिति बन गई है कि सारे रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी होटल, छोटी होटल, सब ढाबे सब बंद पड़े हैं। तो सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए था ऐसे लोगों को पैकेज देवे किस प्रकार वापस खड़े हो सके। एक बार वापस खड़े होंगे, टूरिस्ट आएगा, वापस रेवेन्यू मिलेगी राज्यों को भी, केंद्र को भी। इसी प्रकार इकोनॉमी चलती है। अब वो इतनी तकलीफ के अंदर है कि हमने भी उनको छूट दी है, बिल्कुल, रेस्टोरेंट को, होटल्स को, वो बड़े वेलकम भी किया है। पर जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं वो राज्य सरकार नहीं दे सकती है। वो केंद्र सरकार के पैकेज में आ सकता था, जो नहीं आ पाया है। इसलिए टूरिज्म को धक्का लगा है, बिल्कुल, उनको खड़े करने के लिए भी भारत सरकार को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ हम स्वावलंबी होने की, आत्मनिर्भर होने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और ये राज्यों के आत्मनिर्भर हुए बिना ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल पर वोकल होकर आप इसे ग्लोबल बनाएं, और राजस्थान में इसकी बहुत मौलिकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, क्योंकि यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है, यहाँ का खाना बहुत डिफरेंट है। तो इसमें, इस सेक्टर में खासकर लोकल पर वोकल होकर हमें ग्लोबल बनाने के इस रेस में हम लोग राजस्थान को कहां देख पा रहे हैं? लोकल को वोकल तो बनाए हम लोग शुरू से ही। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत बड़े रूप के अंदर है। राजस्थान में चाहे कोटा डोरिया हो, कोटा का, जोधपुर का अगर लकड़ी का काम हो हैंडीक्राफ्ट के अंदर,
या यहाँ पर सांगानेर प्रिंट की साड़ियाँ हो, बिल्कुल पूरे राजस्थान के हर जिले में आपको कोई न कोई लोकल प्रोडक्ट मिलेंगे जिनकी जिनकी मांग पूरे विश्व के अंदर है, देश के अंदर है। तो इसलिए हम तो लोकल वो खादी भी क्यों नहीं हो, राजस्थान की खादी बड़ी प्रसिद्ध है, कुटीर उद्योग बहुत अच्छे हैं, तो लोकल पे हम लोग ध्यान पहले से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल को वोकल करें, तो और भी अच्छी बात है, पर उनको भी तो आपको आगे आगे इमदाद देना पड़ेगा। बैंकों से कैसे सहायता मिल सकती है, कैसे सस्ते उनको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है, बिल्कुल इंटरेस्ट सब्सिडी हम लोग दे उनको, सरकारें देवे, तब जाके उन्हें इंटरेस्ट की इतनी बड़ी मार होती है तो वो खड़े नहीं हो सकते पैरों पर। तो ये काम तो हमें करना पड़ेगा, सरकार को करने पड़ेंगे। राजस्थान में अगर खासकर बात की जाए मजदूरों के पलायन की, क्योंकि कोरोना के चलते मजदूरों का बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, ऐसे में उद्योग धंधे बहुत प्रभावित होंगे। इन उद्योग धंधों को फिर से ठीक करने के लिए या उन मजदूरों को एक विश्वास देने के लिए राज्य सरकार क्या श्रम कानूनों में कोई ढील देगी या उनकी बेहतरी के लिए कोई उपाय सोच रही है मजदूरों के लिए खासकर? देखिए, कुछ राज्य सरकार ने लेबर लॉज को भी चेंज किया है, उसको भी ठीक नहीं मानता। पहले से वो पीड़ित थे मजदूर, तकलीफ में, क्या दृश्य दिख रहे हैं टीवी के अंदर हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा उसको देख के लोग विचलित हो रहे हैं देश के अंदर। ऊपर से आप ऐसे श्रम कानून बनाओ जो मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करके उनके ऊपर चोट करे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ना मजदूर बर्दाश्त करेगा। इसलिए हमें प्रो लेबर फ्रेंडली कानून बनाने चाहिए या उनको सपोर्ट करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने आज सुबह हम लोगों ने लेबर मिनिस्ट्री से बात की है, बीसी के थ्रू इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने बातचीत करी है कि जो लेबर बाहर से आ गया 10 लाख के आसपास ज्यादा आएगा यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो जो जब तक वो रहेगा तब तक हम कैसे उनके लिए नरेगा को जोड़ सके, उनको जिस सेक्टर का वो होगा, जिस स्किल का होगा लेबर, उसी स्किल का उसको फैक्ट्री में बेचना है, इंडस्ट्री में बेचना है, तो इंडस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट उनके बीच की कड़ी का काम करेगा। लेबर एक्सचेंज ब्यूरो बनाने के हम सोच रहे हैं जिससे कि मालूम पड़े कौन लेबर कहाँ जा सकता है, काम कर सकता है। अगर एक्स्ट्रा मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग दिलाने की बात होगी तो वो दिलवाएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे बड़े रूप में। इस प्रकार से अधिकांश मजदूर कैसे काम पे लग सके, तकलीफ नहीं पाए फ्यूचर के अंदर। तो जब तक ये सब काम होंगे तब तक तो भारत सरकार को चाहिए था कि लेबर के, जैसे किसानों के खाते में पैसा भेजा है 2-2 हजार रुपए सरकार ने, हमने यहाँ पर करीब 78 लाख लोगों को पेंशन दिए, 30 महीने की पेंशन चल रही है हमारे यहाँ पर, कंफर्टेबल काम है उनको। 31 लाख लोगों को हमने 2.5 हजार रुपए दिए राजस्थान के अंदर, जो डेस्टिट्यूट है, मजदूर है, निर्माण मजदूर है, सबको उसी ढंग से खाते में डालने से पैसे गरीबों के। नरेगा के मजदूरों को आप 1 महीने बाद मजदूरी दोगे तो क्या मतलब होगा? आज मजदूर आया पैदल चल के राज्यों में, उसको अब लेबर लगाएंगे नरेगा में और मजदूरी मिलेगी 1 महीने बाद में। इसकी बजाय आप 1 महीना 21 दिन की को एडवांस दिलवाओ, तब जाके उसकी परचेजिंग पावर कायम रहेगी। इस प्रकार से हम सब मजदूरों को हेल्प कर सकते हैं, संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। वो बहुत तकलीफ में है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तकलीफ को हमें मजदूरों को राज्य सरकार आश्वस्त कर पाएगी। किसानों के लिए, किसानों के बेहतरी के लिए कोई उपाय सर, किसानों की बेहतरी के लिए उपाय, किसानों को ये ना लगे कि हम ठगे से रह गए, राज्य सरकार के पास उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या प्रयास होते रहेंगे, क्या उपाय हैं? देखिए, अभी तो रबी की कटाई पूरी हुई है और फसलें मार्केट में आ रही है। हमने तमाम कृषि मंडी खोल दी है, बल्कि एक नया प्रयोग किया है कि पहले मान लो 400 जगह मंडी थी, हमने 1000 ज्यादा बड़ी उसकी जितने जीएसए थे उनको कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट मंडियों के अंदर। 1500 लोगों को करीब हम लोगों ने लाइसेंस दे दिए हैं, गाँव में जाके सीधे खरीद कर सकते हैं वो लोग किसान से। इस प्रकार बड़े रूप में हम लोग खरीदारी शुरू करिए, गेहूं की, चने की, सरसों की, और आगे आने वाले खरीफ के लिए भी बीज है, खाद है। लोन हम दे रहे हैं उनको 8,000 करोड़ का विदाउट इंटरेस्ट का लोन दे रहे हैं। कल ही फैसला हमने किया कि उसकी फसल है, जब फसल मार्केट में आती है भाव गिर जाते हैं,
तो कल ही हमने फैसला किया कि उनको वो चाहे तो फसल को बेचने के बजाय फसल को रहन रख सकता है, उसके बदले में उसको जो वो लोन लेगा उसका 11% ब्याज की बजाय 3% किसान देगा, 8% सरकार भरेगी ब्याज उसका, और जब भाव बढ़ जाएंगे तब वो बेच सकता है। ये कल ही फैसला हमने किया। इस प्रकार से हम चाहते हैं किसानों को कोई तकलीफ नहीं होए। और मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी का तो नारा था कि हम डबल करेंगे इनकम किसान की। अभी तक के जो हालात है, जो 6 साल गुजरे सरकार के, उसमें लगता नहीं कि वो 2 साल में डबल कर पाएंगे। तो ये पैकेज एक ऐसा मौका था उनके लिए, बिल्कुल, कि जैसे कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कर्जा माफ करने की। जैसे हमने यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब 72,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए थे, तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये सुंदर अवसर था भारत सरकार के लिए। अभी देश भर के किसानों को कर्जे माफ कर देती, वो मजदूरों को उनको राहत देती कैश ट्रांसफर करके, तो मजदूर और किसान और डेस्टिट्यूट उनका ख्याल रख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत सरकार की भी और राज्यों की भी हल हो सकती थी, उससे चूक गए लोग। अब भी समय है कि ये जो स्कीमें बनी है उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आगे जो लॉकडाउन लगेगा वो राज्यों के सुझावों के आधार पर ही लगेगा। तो मुझे लगता है शायद आपके ये सुझाव भी केंद्र सरकार को रहे होंगे, क्योंकि आपने लगातार अपने सजेशंस रखे हैं इस पूरे इंटरव्यू के दरमियान। मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, जब हम बड़े निवेश की बात करते हैं, और आपने हर वर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, बातचीत की है, सजेशन लिए हैं, लेकिन जो राजस्थान दुकानदार महासंघ है उसका कहना है कि छोटे जो दुकानदार हैं उनके साथ क्या मुख्यमंत्री जी उनके साथ भी चर्चा करेंगे, कोई उनके लिए भी उनके सुझावों को भी सुना जाएगा फैसले लेने से पहले? क्योंकि छोटे व्यापारियों को सर डर है कि हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी लॉकडाउन के बाद भी। नहीं, छोटे व्यापारी भी तकलीफ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात भी करी है, और अभी कृषि मंडियों की हड़ताल हो गई थी, उनसे बातचीत भी करी है। हम चाहेंगे हर वर्ग से बातचीत करें, वो कोई ज्ञापन देना चाहे तो उस ज्ञापन को हम पूरे परिचय करेंगे। कैसे हम लोग छोटा व्यापारी हो उनका, या बड़ा व्यापारी हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एमएसएमई वाले हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, सभी तबकों का, सभी वर्गों का हम ख्याल रख सके, ये सरकार की सोच है। उसी को साथ लेके हम लोगों ने कोरोना जंग को लड़ाई जीतने का संकल्प लिया हुआ है, सबने साथ दिया भी हमारा है। अभी राजस्थान पूरा एकजुट है इस कोरोना जंग के अंदर। मुझे गर्व कहते हुए कि हमने ऐसा ही प्रयास शुरू से किया, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, रिटायर्ड डॉक्टर्स हो, सबकी सलाह से हम लोगों ने इस जंग को लड़ने का फैसला किया है, और उस पर हम लोग अभी तक कामयाब हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आखिर में जंग को जीत के रहेंगे। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि युवाओं के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, खासकर राज्य सरकार की तरफ प्रदेश का युवा बहुत उम्मीद भरी निगाह से देखता है कि अब जब ऐसी स्थिति हो गई, जब सब कुछ ठप पड़ा है और सरकारें फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में बेरोजगारी ना हो, ऐसे में जो नए बच्चे जो पढ़ाई करके सामने आ रहे हैं उनकी नौकरी पर भी सवाल होगा, और नए निवेश पर क्या प्लान है? क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं बहुत हैं, चीन से ऐसी कई बड़ी कंपनियां होंगी जो शिफ्ट करना चाहेंगी, तो ऐसे में राजस्थान क्या अपनी धरती को पूरी तरह से नए निवेश के लिए तैयार कर रहा है? राज्य सरकार के कोई प्लान्स हैं इसको लेकर? देखिए, बात आती है वित्तीय प्रबंधन से। जो रेवेन्यू सबकी समाप्त हो गई है राज्यों की, लॉकडाउन में पड़ा हुआ देश पूरा, तो भारत सरकार के बार बार राज्य सरकार को मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ये कोई ऑर्डिनरी समय नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो गई देश के अंदर। छोटा सब बड़ा सब व्यापार बंद हो गया है। बिल्कुल। रेवेन्यू एक्साइज की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, वो पूरी ठप हो गई है। तो राज्य सरकार मांगती फिरे भारत सरकार से, जो हमेशा पहले प्रयास करते थे, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी उल्टी स्थिति बननी चाहिए
भारत सरकार खुद आगे आगे राज्यों को ऑफर करे कि आपके ये सेक्टर कमजोर हैं, यहाँ पर रेवेन्यू आ नहीं पाई, हम आपको इमदाद करते हैं और आपके माध्यम से पूरे राज्य के अंदर आप स्मॉल स्केल को, छोटे व्यापारियों को, टूरिज्म को, ट्रांसपोर्ट को, सबको आप वहां पर खड़ा कीजिए। इस प्रकार का ये 20 लाख का पैकेज जो है राज्य सरकारों के माध्यम से भी खर्च होना चाहिए था और राज्य सरकार के माध्यम से ग्रांट मिल रही राज्य सरकार खुद को, क्योंकि पहले मैंने मांग की थी 1 महीना पहले प्रधानमंत्री जी से, आप एक ऐसा पैकेज घोषित करें जो सब राज्यों को, जितने वहाँ पेशेंट आ रहे हैं, जितनी वहाँ की आबादी है, उसके आधार पर, या जो जीएसटी काउंसिल फॉर्मूला देती है या इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्मूला देती है, उसके आधार पर सब राज्यों को आप ग्रांट बांटें, बजाय इसके कि आप लोन देने की बात करें। लोन तो हमारा हक है, मिलता है, पर वो नहीं किया गया। बिना ग्रांट के राज्य सरकारों को कैसे राज्य सरकारें जंप कर पाएगी, क्वांटम जंप कर पाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ हम लोग खड़े हो सकें वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। इसके लिए राज्य सरकार उम्मीद कर रही है भारत सरकार से, पर अभी तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ इस तरफ ध्यान दिया है। बड़े रूप में ध्यान देना चाहिए, आगे आगे ध्यान देना चाहिए, मांगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। जी जी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सर हमारी कोई और मजबूत तैयारी है? क्योंकि राजस्थान में पहले जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा आए, फिर रिकवरी रेट अच्छी हो गई, फिर अब ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर नए केसेस आना शुरू हो गए हैं, तो अभी भी चुनौती है हमारे सामने। तो ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सस्टेन रखने के लिए कोई नए प्लान्स हैं, कोई नए टारगेट्स आपने सेट किए हैं? देखिए, मैंने शुरू से ही पूरी ढांचा हमने मजबूत करने का प्रयास किया है। हमारे पहले से राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है एकमात्र जहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें चल रही थी। और पिछली सरकार, पिछले नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने निरोगी राजस्थान का अभियान चलाया था, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन। तो हमारा अभियान चल ही रहा था और कोरोना आ गया, तो हमें जो हमने टीमें बनाई वो हजारों टीमें काम आ गई यहाँ पर पूरे राजस्थान में स्क्रीनिंग करने के लिए, कोरोना के लिए। और उसी रूप में हम आगे बढ़े। वेंटिलेटर की बात हो या आईसीयू बेड बढ़ाने की बात हो, पीपीई किट की बात हो, चाहे कोई इक्विपमेंट की बात हो। जब पहले आपको कहा, पहले हम लोग बाहर जाते थे जांचें करने, आज 10,000 से ज्यादा कैपेसिटी हो गई, 25,000 की कैपेसिटी हो जाएगी टेस्टिंग की राजस्थान के अंदर। और 2 मशीनें मंगाई हमने अमेरिका से लेटेस्ट, कोविड 8800 रूस कंपनी की, जिसके माध्यम से कोवास 8800 ये वो हमने किया, जिसके माध्यम से 4,000 टेस्ट एक मशीन में पर डे होंगे। एक जोधपुर में, एक जयपुर में लगाया जाएगा उसको जल्दी। और तो और हमने 2 साल के एमपी फंड थे देश के अंदर, पार्लियामेंट में, केंद्र सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। हमने उसकी बजाय 2 साल का जो फंड एमएलए का करीब 900 करोड़ रुपया, वो हमने यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने में लगाने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर क्या हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और कैसी भी स्थिति आएगी, कोरोना का मिजाज चाहे किसी दिशा में जाएगा, जो कि संभावना है, कोई कहता है कि एक बार रुक के वापस आएगा, कोई कहता भी तो जुलाई अगस्त तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा। हमने भी तय कर रखा है, कमर कर सकी है, कैसी भी स्थिति आएगी तो कोरोना को हरा के रहेंगे, ये हमारा सबका संकल्प है प्रदेशवासियों का। देखिए, कोई कमी नहीं आने देंगे हम लोग। जी बिल्कुल। श्रमिकों के हादसों, श्रमिकों के साथ हादसों की तस्वीरें आ रही हैं सर, और ये बहुत हृदय विदारक भी है। ये वास्तविकता है कि अगर हम सड़क पर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग गठरियां रखकर सर पर चलना शुरू कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या, उनके लिए क्या उपाय कर रही है राज्य सरकार? क्या ऐसा है कि राज्यों से जो अपने राज्यों में जाना चाहते हैं उनके लिए बसें चलाई जा रही हैं, या फिर उनकी मात्रा बढ़ाई जाएगी, उनकी संख्या बढ़ाई जाए? उन लोगों को कैसे विश्वास दिला रहे हैं सर आप? देखिए, हमारी मांग पे ही भारत सरकार को आखिर में मंजूर करना पड़ा। आवागमन पहले तो रोक लगी हुई थी,
दो राज्य स्वीकार जी। करेंगे तब जाके आप बेच सकते हैं, ला सकते हैं। बिना ट्रेन के संभव नहीं था। हमारी मांग को जी। आखिर में भारत सरकार ने मंजूर किया, बिल्कुल। ट्रेनें चलने लगी है, परंतु और ज्यादा बिल्कुल। संख्या में ट्रेनें चले। जी। नंबर एक। नंबर दो, जो हमने भी प्रयास किए कि कोई आदमी सड़क पे नहीं चले। हमने लगातार इसके लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि कलेक्टर के अलावा एसडीओ लेवल पर हम्म। वो मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सड़कों पे चलना नहीं शुरू करे। बसें प्रोवाइड कर दी गई सबको, जहां बस की जरूरत होगी बस जाएगी, उनको लेके जी। कैंपों में जाएगी। नजदीक में हमने कैंप जी। खड़े कर दिए वापस, जो पहले कैंप बनाए थे जब मजदूर सड़कों पे आ गए थे 1 महीना पहले, जी। उन कैंपों से तो मजदूरों को जी। भेज दिया गया। अब जी। वापस कैंप बनाए हमने कि सड़कों पे मजदूर चल रहा है तो उनको कैंपों में रखो, जी। खाना वाना सब खिलाओ, उनको ध्यान रखो और फिर उनको बस के अंदर भेज दो, बॉर्डर तक भेज दो राज्यों के। ये व्यवस्था हमने की है, वो बहुत ही शानदार जी। चल रही है। जी। अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और जो दृश्य दिख रहा है पूरे देश के अंदर, उसको देख के सभी लोग विचलित हो रहे हैं, पूरे देशवासी विचलित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि संवेदनशीलता के साथ में केंद्र को भी राज्यों को आगे आना पड़ेगा कि कोई भी श्रमिक गठरी लेके बच्चों को उठा करके क्या क्या स्थिति बनती जा रही है देख नहीं सकता कोई व्यक्ति, भाव विवल हो जाता है। और ये जैसे खत्म होने चाहिए और कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को, और आसानी जा सकता है, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो चाहे सरकारी बसें हो, उन सबको आप कह सकते हो कि आपको जाइए इनको लेके। जो देखेगा सड़क पर पहला काम गाड़ी का ये होगा, बस का, प्राइवेट गाड़ी का, सबका, कि सड़क पर चलता कोई नहीं मिलेगा। अगर भारत सरकार 600 एडवाइजरी जारी कर सकती है, 600 एडवाइजरी जारी की होगी अभी तक, जो सलाह जारी होती है, तो ये जारी होना चाहिए फरमान केंद्र से कि राज्य सरकारों में जो मेन रूट स्टेट हाईवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं, वहां पे कोई व्यक्ति चलता हुआ नहीं दिखेगा। दिखेगा तो बस जाएगी, उनके लिए कैंप खोले जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, आराम से उनको छोड़ा जाएगा, उनके राज्यों की सीमाओं में छोड़ा जाएगा। जी। और राज्यों की स्थिति है, उनको निर्णय करना चाहिए। जो राज्य सरकार बहुत तत्पर है सर हर वर्ग के लिए। मेरा सवाल स्कूली बच्चों के लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि सब अपनी अपनी पढ़ाई अभी कॉलेज और स्कूलों में जाके नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमें तकनीक की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? और दूसरी चीज, क्योंकि जब जब आपने बिजली पानी के बिल की माफ करने की बात कही, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, क्योंकि देखिए बहुत जो उच्च स्तर वाला व्यक्ति है वो काम कर लेगा, जो बहुत लोअर क्लास वाला है उसके लिए सरकार काम कर लेती है, लेकिन एक मंशा लोगों के मन में रहती है कि सरकार, अगर मैं मिडिल क्लास में हूं तो मेरे लिए क्या कर रही है? क्या ऐसा है सर कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी राज्य सरकार कोई ऐलान कर सकती है, या इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर आगे टेक्नोलॉजी कितना काम करेगी, ये भी आप जरूर मुझे बताएं। देखिए, अभी बच्चों की जहाँ पढ़ाई की बात है, उनके लिए तो ऑनलाइन शुरू किया गया है और हमने मांग की थी भारत सरकार से, तो दूरदर्शन से स्लॉट मिले भी हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग एजुकेशन का काम हाथ लिया है और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आईटी बेस कैसे हम लोग पहुंचा सके स्टूडेंट को, उनको तकलीफ भी नहीं हो और उनको नुकसान भी नहीं हो, समय पर पढ़ाई कर सके पूरी, वो पूरे इंतजाम हमने कर दिए हैं। वो शुरू भी हो गया है। और जहाँ तक बच्चों का फीस का मामला है, उसके लिए हमने तमाम स्कूलों में आदेश जारी किए हैं। फीस के अभाव में किसी का नाम नहीं कटेगा, वीसी नहीं कटेगा। जहाँ तक फीस माफ करने की बात है, हम सोच रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं जब स्कूल चलती है, ट्यूशन फीस भी है या अन्य फीसें होती है, वो माफ कैसे हो। परंतु हम ये भी नहीं कर सकते कि स्कूलें सब एक समान नहीं होती है। सब स्कूलें फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं होती है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है। अगर हम एक साथ आदेश जारी कर देंगे आप सबको फीस माफ करना पड़ेगा, तो कई स्कूलें बंद हो जाएगी। हम नहीं चाहते बंद होकर बच्चों को नुकसान हो, तो इसलिए रास्ता बीच का निकलना चाहिए। किस प्रकार से जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको खुद को आगे आकर के बच्चों की फीस को कम करना चाहिए, हाफ करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेटर हो रहेगा।
हाँ बाकी ये हमने कह दिया किसी का नाम नहीं कटेगा अगर वो हाँ। फीस नहीं दे पाएगा, तो उसके मान में यही है। हमारी बातचीत चल रही है स्कूल वालों से भी, हमारे जी। शिक्षा मंत्री जी बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी रास्ता निकलेगा, तकलीफ नहीं हो बच्चों को। एक मेरा अंतिम सवाल है सर, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, जी जान से जुटे हैं, अपनी जान की परवाह के बगैर हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सफाई कर्मी अपनी जान को भी जोखिम में डालकर वो काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कोई प्रोत्साहन राशि आप लॉकडाउन के बाद में या आगे आने वाले वक्त पे, क्योंकि ऐसे कई सारी टीम्स हैं सर जो सर्वेस कर रही हैं, जैसे मैं अगर मेरे पास कई लोग सवाल भेजते हैं तो मेरा बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, जैसे आशा सहयोगिनी हो गई या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो लोग मानदेय पे काम कर रहे हैं, जो लोग परमानेंट भी नहीं है लेकिन वो हर रोज घरों से निकलते हैं, हर रोज सर्वे पे जाते हैं, सैंपलिंग में मदद कर रहे हैं, मदद के लिए लगी हुई टीम्स जो स्कूली टीचर्स हैं, उनके लिए भी क्या आगे आने वाले टाइम पे आप कुछ कोई प्रोत्साहन राशि या उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर कुछ प्लान है ऐसे वॉरियर्स को लेकर राज्य सरकार के पास? देखिए, उन्हें शुरुआत में जो हेल्थ वॉरियर्स है उनके लिए हमने कहा 25 करोड़ रुपए रखेंगे हम अलग से, और पता नहीं लड़ाई कब तक चलेगी, क्या होगा इसका अंत, उनके हिसाब से तय करेंगे कि हमें किस प्रकार से प्रोत्साहन उनको देना है, उनका हौसला भी करनी है, उनका सम्मान करना है। 25 करोड़ का हमने रखा उस वक्त में। उसके बाद में हमने भारत सरकार ने खाली हेल्थ वॉरियर्स के लिए 50 लाख का बीमा करवाया है। हमने उसे आगे बढ़ करके मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में मैंने सुना नहीं गई और राज्यों में हमने अब क्या किया है, जिस कैटेगरी को भी आपने बताया है तमाम लोगों का, चाहे आशा सहयोगी हो, चाहे वो एएनएम तो हेल्थ में आते हैं, सरकारी कर्मचारी जो भी होगा, पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति होगा, कोई विभाग का कार्यकर्ता छोटा है बड़ा है, उन सबके लिए हमने 50 लाख को हमने अनाउंस किया है कि अगर वो कोरोना में काम करते हुए अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे केस में सरकार 50 लाख रुपए देगी उसके परिवार को। इतना बड़ा फैसला हमने किया है पहले से ही, जिससे कि उनका हौसला बुलंद रहे सेवा के अंदर। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सभी वर्ग इसी रूप में लगे हुए हैं, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो तहे दिल से उसको निभा रहे हैं, और पूरा प्रदेश एकजुट है किस प्रकार हम कोरोना की लड़ाई में कामयाब हों। तो ये सब स्टेप हमने उठाए हैं और आगे भी कमी नहीं रखेंगे, जैसे जैसे स्थिति बनेगी वैसे वैसे हम कदम उठाएंगे। सवाल यही है भारत सरकार को आगे राज्य सरकारों को अभी मजबूत पैकेज देना चाहिए, जिससे कि वो, और जो अभी तक जो खर्चे किए हैं वो राज्य सरकार ने किए हैं अपने अपने तरीके से सोशल सिक्योरिटी के लिए, और यही कारण है आज जो शांति सद्भाव बना रहा पूरे मुल्क के अंदर राज्यों में, पब्लिक के साथ दिया है, घरों में बैठी रही पब्लिक जी, वो इसलिए क्योंकि वरना लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं जी, और कई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, आप समझ सकते हैं। तो आज देश में प्रदेश में जो शांति रही, क्योंकि हम लोगों ने फ्री अनाज दिया है, उनके खाते में पैसे डाले हैं, 2,500 राशन डाले हम लोगों ने, 2,500 रुपए प्रति परिवार, पेंशन दी है, प्रेग्नेंट औरतें थी उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग करी हम लोगों ने, और तो और हमने गेहूं खरीद करके मार्केट प्राइस से एफसी गोदामों से 21 रुपए किलो वो हमने फ्री बांटा है 30 लाख परिवारों को, 60 लाख परिवारों को, क्योंकि वो गेहूं कम मिल रहा था भारत सरकार से। उन्होंने कहा आप खरीद लीजिए, हम आपको इससे ज्यादा गेहूं देंगे नहीं जी। तो राजस्थान सरकार ने 1 महीने के लिए मंजूर किया खरीदना मई के लिए, वो भी हमने बांटा है खरीद करके करीब 80 करोड़ रुपए में। बिल्कुल इस प्रकार से हमने हर कदम पर हम लोग साथ हैं। मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के, और उसी रूप में हम लोग एमएसपी की जो खरीद की है, भारत सरकार ने मांग करी थी, अब गेहूं में तो खरीदारी होती है पर चने में, सरसों में, सब में 25% की बजाय 50% खरीदारी करे एमएसपी के अंदर। भारत सरकार ये फैसला कर सकती है जो किसान के हित में होगा। हमने हर वर्ग के लिए कोई कमी नहीं रखी कोशिश करने के अंदर, और इमदाद देने में कमी नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, आपने अपने सारे सुझावों को भी रखा सर, हर वर्ग से आप बात भी कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। एक अंतिम मैसेज मैं चाहूंगी पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि आगे ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलने वाली है, हमें इसके साथ जीना होगा। ऐसे में प्रदेश की जनता में डर है, आशंका है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपका क्या मैसेज है पूरी प्रदेश की जनता के लिए भी और देश के लिए भी? देखिए, अभी ऐसे भी चल नहीं रही है, तब भी हमने 21 घंटे लगातार 2 दिन तक बैठ करके तमाम हमारे विधायकगण हैं, जो चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो सीपीएम के हैं या और पार्टियों के हैं, बीजेपी के हैं, हमने सबसे बैठ के बातचीत करी है, उनके सुझाव लिए हैं, उनको विश्वास में लिया है। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि जब सरकार सबको साथ लेके चल रही है, जो कुछ सरकार फैसले कर रही है हमारे हित में कर रही है, इसीलिए पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है। तो सबसे बड़ा संदेश यही है पब्लिक को भी, आप निश्चिंत रहें, अभी कोई राजनीति नहीं होगी। अभी हम सब मिलकर के, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में भी लोगों ने काम करने में कमी नहीं रखी इस बार, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस प्रशासन हो, हर वर्ग में मैं समझता हूँ, रिटायर्ड लोग भी क्यों नहीं हो, सबने जमकर के ऐसे वक्त में एकजुटता दिखाई है। और हमारा 21 घंटे तक बैठना मैं समझता हूँ मायने रखता था, और उसको पूरी रास्ता के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एमएलए ने अप्रिशिएट किया, किसी पार्टी का था। मैं समझता हूँ कि एक मैसेज दिया है, उसको हम काम रखेंगे आगे भी, और कोरोना जंग के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जीत के बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से खमा गणी कहूंगी आपको।